नमस्कार, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। तो आपने उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे इम्तिहान की। तो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम आज शुरू हो चुके हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलेटेड 52 ऐसे राजकीय महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस हैं जिनमें और 122 प्राइवेट कॉलेज हैं जहां ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के या लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। तो तकरीबन 32,000 छात्र हैं जो राज्य के 180 अलग अलग केंद्रों में परीक्षाएं दे रहे हैं। वहीं देहरादून यूनिवर्सिटी में अगर दून यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जाम कराएगा। तो बहुत सारे इसको लेकर छात्रों की मांगे भी सामने आई, नाराजगी भी सामने आई। इन सब के बीच आज से विश्वविद्यालयों की परीक्षा शुरू हो गई है फाइनल ईयर की। तो छात्रों को यहाँ पर अब इम्तिहान देने के लिए जो जा रहे हैं सभी नियमों का पालन करना होगा। हालांकि कुछ छात्रों का कहना था कि जैसे बाकी क्लासेस के लिए हो रहा है तो उनको भी प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन इस पर राय नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। तो ऐसे में जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको एग्जाम देना ही है और आज से ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय की शुरू हो गई हैं। तो परीक्षा केंद्र में भी जो छात्र आएंगे उनके लिए स्कैनिंग की सुविधा है, सैनिटाइजिंग की सुविधा है और इसके अलावा जो भी कोरोना के नियम हैं, कायदे हैं, जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही छात्रों को जो भी उनके केंद्र है, सेंटर्स है, वहां प्रवेश दिया जाएगा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। तो अगर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बात करें तो इससे एफिलेटेड 52 राजकीय महाविद्यालय हैं और साथ में 122 निजी कॉलेजेस भी हैं जो अपने अपने कॉलेजेस के ग्रेजुएशन के जो लास्ट सेमेस्टर हैं या फिर जो लास्ट ईयर के एग्जाम है उसे वो आज से करा रही हैं। और अब बात कोरोना अपडेट की। तो कल आए आंकड़ों ने वाकई में चिंता में डाल दिया क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े और कल तो 1600 से ज्यादा मामले एक ही दिन में सामने आ गए हैं। तो 1637 के सामने आने के बाद सरकार ने भी कुछ नए कदम उठाए हैं। तो कल के आंकड़े को अगर मिला दें तो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 31,973 हो गई है, जबकि 414 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है और इस वक्त 10,000 के पार ऐसे एक्टिव केस है जिनका अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। और राज्य में जो डबलिंग रेट है उसमें भी कमी आ रही है, यानी कि जो दिन थे हम देख रहे थे कि दोगुनी जो संख्या हो रही थी, तो यहाँ पर बड़े ही जल्दी जल्दी ये भी आंकड़ा बढ़ रहा है और 21 दिन पर ये डबलिंग रेट पहुंच गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ही राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में जो भी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करेगा वहां उसे अपने कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि बॉर्डर पर अब बाकायदा बोर्ड लगाए जाएंगे और उस बोर्ड पर सभी जानकारियां होंगी, जो जो नियम राज्य सरकार ने नए बनाए हैं और जहां जिसको कोरोना टेस्ट कराना है तो उसके भी दाम लिखे जाएंगे। तो बेतहाशा वृद्धि हो रही है मामलों में, जिसको देखते हुए ये एक और नया और बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है। और वहीं आम लोगों के साथ साथ विधायकों का, मंत्रियों का भी कोरोना से संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। रामनगर में एक और विधायक दीवान सिंह बिष्ट कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इससे पहले वो खुद ही को क्वारंटीन कर चुके थे, लेकिन अब जबकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कंफर्म हो गया है, तो उसके बाद उन्हें आइसोलेशन में भेजा गया है। तो रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो अगले साल राज्य में महाकुंभ होने वाला है और उसको तैयारियां कैसी चल रही हैं, सही समय पर निर्माण कार्य पूरे हो पाएंगे या नहीं, इन तमाम बातों को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने आज शाम 4:30 बजे अपने आवास पर बैठक बुलाई है, जिसमें अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो काम अब तक हुए हैं, जो निर्माण अब तक हुए हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को खास तरीके से मनाने जा रही है। आज से लेकर 20 सितंबर तक बीजेपी सेवा सप्ताह मनाएगी और इस सेवा सप्ताह में कार्यक्रम होंगे जिसमें विधायक और सांसद मंत्री सभी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो सेवा सप्ताह के पहले दिन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे, जबकि दूसरे दिन गरीबों और अस्पताल के मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन बीजेपी युवा मोर्चा ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाएगा। चौथे दिन वृक्षारोपण किया जाएगा। पांचवें दिन प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को यहां पर जागरूक किया जाएगा, जबकि छठे दिन स्वच्छता कार्यक्रम होगा और सातवें दिन जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। उत्तराखंड में भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और कार्यकर्ताओं में और जनता में भारी उत्साह है। माननीय मोदी जी ने राजनीति के साथ सेवा को जोड़ा और उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाना अपने आप में एक सार्थक विषय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को कर रही है। और कोरोना संक्रमण के बीच आज से जहां संसद का सत्र शुरू हुआ है, वहीं 23 सितंबर से उत्तराखंड में विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो इसमें यह तय हुआ था जो 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायक हैं वो वर्चुअल जुड़ेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो इंदिरा हृदयेश 79 साल की हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये वो वक्त होता है जब जनता की आवाज को सदन में उठाया जाता है, इसलिए वो खुद सदन के अंदर बैठकर सत्र का हिस्सा बनेंगी, वो वर्चुअली इसमें शामिल नहीं होंगी। तो फिलहाल अब इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जब खुद ही सदन में आना चाहती हैं तो वो आए, तो ऐसे में जो भी नियम है, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है, उन सब का पालन जरूर किया जाएगा। और साथ में जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है जैसे मामले बढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पर भी विचार किया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने तो कहा कि मैं तो फिट हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ इसलिए मैं तो आऊँगी। अब स्वाभाविक रूप से ये बात तो सच है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका यदि विल पावर इतनी मजबूत है तो ठीक है, वो आएंगे तो हम उनके आने को स्वीकार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो उस पर भी विचार करेंगे। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर विचार तो करना ही चाहिए। संक्रमण को कैसे तोड़ा जाए, कैसे रोका जाए, और आने वाले टाइम पे यदि ये संख्या बहुत बड़ी तो हमारे लिए तो और दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ तो 4 धाम यात्रा और पर्यटन ये सारी चीज़ें हैं। बाहर का व्यक्ति भी आएगा तो यहाँ के व्यक्ति को भी संक्रमित करेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो ये तो निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही होगी। और अब बात करेंगे ऑल वेदर रोड की। तो उसको लेकर, इसके निर्माण को लेकर, लापरवाही को लेकर सवाल लगातार उठते रहे और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को कम किया जाए, लगभग 5.5 मीटर किया जाए। तो ऐसे में राज्य सरकार इसके खिलाफ है। उसका कहना है कि ये सड़क सामरिक दृष्टि से और जो भी राज्य की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, उसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी। तो पर्यावरण का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क की चौड़ाई को कम किया जाए। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट दारमा सड़क 2 महीने बाद काफी मेहनत के बाद खुली है। दरअसल भूस्खलन की वजह से ये सड़क बंद हो गई थी और अब जबकि ये सड़क खुल गई है तो सेना के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी अब इससे काफी फायदा लेंगे। और इसके अलावा 50 गांव ऐसे थे जो बाकी दुनिया से कट गए थे, तो अब सड़क खुलने के बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली है। तो भारी भूस्खलन हुआ था और आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 2 महीने का वक्त लग गया, जबकि दिन रात एक कर इस महत्वपूर्ण सड़क को खोला जा रहा था। तो फिलहाल अब ये सड़क 2 महीने बाद खुल गई है। और खबर हरिद्वार से है, जहां शराब की दुकानों के मैनेजरों से लूट हो गई और लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल जो शराब की दुकानों के मैनेजर हैं वो 3 ठेकों से 16 लाख की नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी कनखल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख रुपए लूट लिए। तो ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से कानून व्यवस्था
खराब है कि खौफ नहीं है। और 16 लाख रुपए देखिए आप किस तरह से गोली मारकर इन शराब के ठेकों के मैनेजर से लूट ले गए। और ये पूरी घटना हुई है कनखल थाना क्षेत्र के पास। उत्तरकाशी के पुरौला में पुलिस ने अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी की है और इस दौरान एक दुकान का शटर काटकर दुकान के अंदर से 5 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। और अब जबकि पुलिस ये कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रही है तो ऐसे में शराब कारोबारियों में हड़कंप है। तो तस्वीरें देखिए, दुकान बंद थी लेकिन कार्रवाई इतनी तेजी से हो रही है कि दुकान का शटर तोड़कर, उसका शटर काटकर टीम अंदर दाखिल हुई और यहाँ अवैध तरीके से रखी हुई अंग्रेजी शराब की पेटियों को बरामद किया। अरे बंधक पहुंच दो एक। हाँ बंधक। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। नैनीताल हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले के किराए मामले में सुनवाई होगी। अवमानना याचिका है दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होगी। मुख्य सचिव जवाब दाखिल करेंगे। तो बंगले का किराया जमा करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बावजूद कई सारे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किराया का भुगतान नहीं किया। तो 6 महीने में बाजार भाव से पूर्व मुख्यमंत्री पैसा जमा करें, यह हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। और इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। उधर अल्मोड़ा जिले में सिंचाई विभाग इस कदर लापरवाह बना हुआ है कि यहां 18 नहरें बंद हो गई हैं। दर्जनों गांव के किसान इससे परेशान हैं। उनका कहना है कि नहरें बंद हैं तो उनकी फसलों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे फसल बर्बाद हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है। वहीं सिंचाई विभाग कह रहा है कि 18 नहरें बंद तो हैं लेकिन इन्हें खोलने का प्रस्ताव अभी शासन के पास ही गया है। हमारे पास कुल 126 नहरें हैं जिसमें से 18 नहरें हमारी बंद हैं, 12 नहरें परित्याग में, 98 चल रही हैं। जो बंद हैं वो क्यों बंद हैं, कब तक खोलने पाएंगे आप? नहीं, बंद तो विभिन्न कारणों से हैं। कहीं पानी नहीं है या कहीं दैवीय आपदा से डैमेज होती है या पीएमजीएसवाई से डैमेज हो जाती हैं। और अब बात करेंगे पर्यटन कारोबार की। तो कुछ छूट के साथ, कुछ टेस्ट के साथ सरकार ने पर्यटन कारोबार को यहाँ हरी झंडी तो दी है, लेकिन इससे पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि जो टेस्ट की बात है, कोरोना टेस्ट की जो बात यहाँ पर की गई है, तो ये बताए जरा सरकार की जो एंटीबॉडी टेस्ट सरकार बॉर्डर पर कर रही है, क्या उनको वो होटल दे पाएंगे? इसको भी सरकार अपने आदेश में स्पष्ट करे। होटल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा है कि होटल के कमरा उन्हीं को दें जो RT-PCR और ट्रूनेट टेस्ट कराए जिसने हो, लेकिन अब सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट कराए हैं। अब उससे कैसे कमरा दें, ये स्थिति सरकार साफ करे। यानी कि जो नियम थे और जो हो रहा है उसमें अंतर की वजह से कारोबारी परेशान है। आ रहा है कि सरकार द्वारा वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इन टेस्टों में भी हम कमरे दे पाएंगे? ये नीति को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। और खाली RT-PCR, ट्रूनेट और सीबीनेट के ही कराए हुए टेस्टों को हमारे द्वारा मान्य माना जाएगा या हम अन्य टेस्टों को भी इसमें माने? रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत स्कूलों में फल और सब्जियों को उगाकर बच्चों को पोषाहार देने की नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 32 स्कूलों में फलदार वृक्षों का रोपण भी करवाया है। इसके साथ ही जिन स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें भी जल्द ही इस योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस योजना में उद्यान विभाग भी स्कूलों की मदद करेगा। पहले चरण में उन विद्यालयों में जिनमें शिक्षकों ने अच्छे कार्य किए हैं वहां हम फलदार पौधों का रोपण करेंगे। उनके लिए वृक्ष 32 विद्यालयों में पहुंचाए जा चुके हैं। भविष्य में ये विचार है इसमें कि जिन विद्यालयों में अपनी भूमि और चारदीवारी उपलब्ध है उन विद्यालयों में भोजन माता के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करते हुए फ्रेश सब्जियां बच्चों को मिड डे मील में उपलब्ध कराई जाए। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जाने वाला पैदल रास्ता बंद है। चट्टानी मलबे की वजह से भनेलीगाड़ के पास यमुनोत्री पैदल रास्ता बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि यहां पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है और ये मलबा ऋषि गंगा नदी तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चिंता और बढ़ने लगी है। नदी झील भी बन सकती है और आने वाले समय में एक बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकती है। तो इस झील से जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी जैसी जगह को भी नुकसान हो सकता है। वहीं जानकी चट्टी से यमुनोत्री का रास्ता बंद होने के
चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा भी 1 हफ्ते के लिए रुकी हुई है और अब अगले 1 हफ्ते तक जानकी चट्टी से आगे कोई भी नहीं जा पाएगा। एक कितना बड़ा भूस्खलन हुआ है जिससे पूरा भंडेली घाट, जिसको ऋषि नदी कहा जाता है, और यहाँ पर काफ़ी मतलब नुकसान अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर जेसीबी नहीं आती है तो ये कम से कम 4 माह तक जो है ये मार्ग नहीं बन पाएगा। तो शासन प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि यदि श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम तक पहुँचाना है सुरक्षित करके, तो यहाँ पर जेसीबी की एक व्यवस्था की जाए ताकि ये मलबा है जो यहाँ से हट जाए। अभी केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए प्रशासन एक बार फिर बातचीत कर रहा है। डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कामों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि तीर्थ पुरोहितों को भूमिधर अधिकार देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं केदारनाथ विधायक के नेतृत्व में जल्द ही तीर्थ पुरोहितों का दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने देहरादून आने वाला है। ने प्रयास किया कि मास्टर प्लान के संबंध में मुख्य रूप से जो विरोध तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को मास्टर प्लान में जो जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है उनके विषय में जानकारी दी जाए। श्रीनगर के पास श्रीकोट में करोड़ों की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। स्टेडियम बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऐलान किया है और उनका दावा है कि पेयजल योजना के कारण इस बार पिछली बार के मुकाबले 50% लोग कम बीमार हुए हैं। कि जो रिपोर्ट है उनका कहना है कि 50% लोग इस साल बीमार कम हो रहे हैं क्योंकि पानी अच्छा मिल रहा है लोगों को। और एक श्रीनगर के लिए बड़ा काम हमें करें कि अक्टूबर 20 तारीख तक श्रीनगर में हम एक बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, करोड़ों रुपए का बन रहा हो। टिहरी जिले के धौलधार ब्लॉक के उपू किलियाखाल रोड के ट्रीटमेंट के नाम पर कार्यदायी संस्था पर ग्रामीण भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। उपू किलियाखाल मोटर मार्ग के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 4 करोड़ 78 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मानकों के अनुरूप काम होगा और अगर लापरवाही होती है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी प्रारंभ हो रहा है, केवल जो है यहाँ पर सॉइल का जो डिस्पोजल है वो अभी किया जा रहा है। और दूसरे में ये है कि ऊपर से जो हम एंकरिंग कर रहे हैं, अभी हमारी मात्र जो है ऊपर के लेयर में जो ये टॉप लेयर जो ये हमारी विलेज रोड जा रही है, लिंक रोड जा रही है, उसी के एज पे हमने जो एंकरिंग की है। पनियाली गधेरे में आए पानी के सैलाब से जहां कोटद्वार में भारी तबाही मची है तो वहीं कोटद्वार के बाद अब दुगड्डा में भी तबाही के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दुगड्डा के फतेहपुर गांव से होकर गुजरने वाले सिलगाड़ गधेरे के किनारे अंधाधुंध अवैध निर्माण हुए हैं, जिससे दुगड्डा और फतेहपुर गांव पर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गधेरे पर अतिक्रमण हो गया, जिसके चलते इसकी चौड़ाई घट गई, तो ऐसे में आने वाले समय में कभी भी बड़ी तबाही यहां हो सकती है। फिलहाल सिंचाई विभाग ने अतिक्रमणकारियों की सूची प्रशासन को सौंप दी है और जिन लोगों ने यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किए हैं उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है। खतरा तो है, हम लोगों का खतरा है उसमें। तो भाई अगर बाई चांस जैसे नदी को कम करेंगे, कभी जब आएगा उसका वो तो हो गई, वो तो होना ही है। उसके बाद ये हम लोगों के लिए तो है परेशानी। जब ज़्यादा पानी आएगा तो उसमें तो वही होगा, होना तो वही है। तो खतरा तो यहाँ तक नहीं, खतरा दुगड्डे तक का है। हाँ, जो हमारे संज्ञान में है उन सबको हमने नोटिस भेजे हैं। ये गंभीर मामला है, यही नहीं कहीं भी हो, वाटर बेड में या वाटर एरिया में जो भी निर्माण होगा निश्चित रूप से वो कभी न कभी जो है प्रभावित हो सकता है, और वो जान मान के लिए भी। रामनगर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सोमवार से जो कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू हुई है आज से, उसका विरोध किया है। संगठन ने कुलपति की शव यात्रा निकाली। आरोप लगा रहे हैं कि डिग्री कॉलेज में कोविड टेस्ट सेंटर भी बनाया गया है, जहां कल कोरोना कर्मचारी पॉजिटिव आया है। तो ऐसी जगह पर अगर छात्रों को आप परीक्षा के लिए बिठाते हैं तो ये सीधे सीधे उनकी जिंदगी से खिलवाड़। देखिए, हमारी मुख्य मांग यह है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ते हुए हमारा जो महाविद्यालय है उसके पीछे से कोरोना टेस्टिंग सेंटर है, कल वहाँ एक केस निकला जिसके चलते यहाँ रामनगर प्रशासन की दोहरी नीति देखने को मिली है। दोहरी नीति में एक तरफ तो वो जहाँ गली मोहल्लों में निकल रहा है तो पूरी गली सील कर रहे हैं, और कल ही मैं विभिन्न पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देख रहा था तो कोरोना का एक केस यहाँ निकला है तो कॉलेज को तत्काल प्रभाव से सील नहीं किया गया है। और हमारी मुख्य मांग जो आज पुतला दहन करने को थी वो ये थी कि
उधर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई। इस साल मेडिकल कॉलेज में क्लासेस शुरू करने को लेकर प्रधानाचार्य ने दावा किया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि 2 महीने में ही MCI से मान्यता मिलने के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का प्लान आपने तेजी से कर रखा है इस अल्मोड़ा के लिए? हमारी व्यवस्थाएं लगभग 2 महीने में चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी और हम इस लायक हो जाएंगे कि बैच की पढ़ाई शुरू हो जाए। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला जारी है।